हेलो दोस्तों हर बार चुनाव के समय आपने मीडिया की तरफ से एक बात बार बार सुनी होगी। आपने सुना होगा कि कैसे बीजेपी 24/7 इलेक्शन मूड में रहती है, कैसे ये कॉर्पोरेट कंपनी की तरह एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करती है, कैसे नरेंद्र मोदी 12 के 12 महीने अपने देश के बारे में सोचते हैं, चुनाव के बारे में सोचते हैं और इसीलिए बीजेपी हर बार चुनाव जीतती है। विपक्ष तो आलसी है, विपक्ष की ओर से कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या वाकई सच्चाई है? क्या बीजेपी वाकई 24/7 इलेक्शन मूड में रहती है या फिर ये एक मैच फिक्सिंग है जिसके जरिए उनकी जीत हो रही है? क्या नरेंद्र मोदी का जो धुरंधर है वो निश्चित कर रहा है कि हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो या कम से कम उन्हें फायदा हो? अगर ऐसा नहीं है तो हर बार ऐसा क्यों होता है कि जहां पर चुनाव होता है वहां पर बीजेपी की कहीं ना कहीं नेटवर्क आपको मिलते हुए नजर आते हैं? ऐसा क्यों होता है कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव है तो चुनाव आयोग की ओर से ये अपॉइंटेड जो सेक्टर ऑफिसर है आतनु चक्रवर्ती, उनका एक वीडियो सामने आता है जहां पर वो बीजेपी के झंडों को अरेंज करते हुए नजर आते हैं। ये इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड सेक्टर ऑफिसर है। ऐसा कैसे हो जाता है? केरला में चुनाव है और वहां पर चुनाव आयोग के लेटर हेड पर बीजेपी का थप्पा लगा हुआ मिलता है और जब ये मामला बड़ा होता है तब उसे क्लेरिकल एरर कहकर रफा दफा किया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि अभी हाल ही में पता चला कि आंध्र प्रदेश में जब 2024 में मतदान हुए थे तब रात 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच 17 लाख वोट ऐड किए गए, जिसकी जानकारी सामने आई, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से कुछ नहीं कहा जाता है। और जब इतने सारे उदाहरण सामने आने के बाद विपक्ष के 193 सांसद लोकसभा और राज्यसभा में इसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट नोटिस लाते हैं और उसको निकालने की बात करते हैं, तो फिर इस नोटिस को लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर रद्द कर दिया जाता है। नरेंद्र मोदी का धुरंधर कोई और नहीं बल्कि खुद ये ज्ञानेश कुमार है और इनके जरिए हो सकता है बीजेपी और नरेंद्र मोदी को फायदा हो रहा हो, लेकिन दोस्तों ये हमारे लोकतंत्र के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा घातक है। और आज मैं आपको इसके जरिए कई उदाहरण भी दूंगा और आपको समझाऊंगा भी कि ये इम्पीचमेंट नोटिस क्यों लाया गया था, जब विपक्ष को पता था कि ये सरकार के लोग मानेंगे नहीं। आज इस तमाम बातों पर हम बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि ये जो धुरंधर है नरेंद्र मोदी का, उससे हमें कितना नुकसान है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मलिक फरीदी और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी इस चैनल खबरें एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दोस्तों फिलहाल जब हमारे देश में चुनाव हो रहे हैं, हमें पता है कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल की ओर से हमला किया गया है, जिसका दुनिया भर में असर पड़ा है। शेयर मार्केट नीचे है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ी है, चीजें महंगी हुई है, कई जगहों पर एलपीजी और पेट्रोल प्राइस को लेकर अफवाहें फैल रही है। और ऐसे में आप एक्सपेक्ट ये करेंगे, क्योंकि ये चुनाव के समय हुआ है, कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो इन मुद्दों को एड्रेस करें और लोगों में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जीते, जिससे वो चुनाव भी जीत सके और नरेंद्र मोदी बता भी सके कि उनके प्लान्स क्या है इस पूरे क्राइसिस को लेकर। लेकिन इन तमाम चीजों को एड्रेस करने के बजाय जब हमारे देश के प्रधानमंत्री केरला में जाकर बात करते हैं, केरला स्टोरी के बारे में, कश्मीर फाइल्स के बारे में, धुरंधर मूवी के बारे में, और उसके जरिए वोट मांगने का प्रयास करते हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है, कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है, धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो बता देना, झूठ फैला देना। दोस्तों आपने सुना प्रधानमंत्री को कहते हुए, अब क्या इसे आप कॉन्फिडेंस मानेंगे या ओवर कॉन्फिडेंस मांगेंगे कि मूल मुद्दों पर बात ना करते हुए आप इस प्रोपेगेंडा फिल्मों की बात करते हैं और आप कहते हैं कि लोग आपको वोट देंगे? इसकी एक वजह है, इसकी वजह ये है कि जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, मैच फिक्सिंग की कोशिश की जा रही है, कहीं पर भी एक अनड्यू एडवांटेज देने की कोशिश की जाती है और इसी का कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। अब आप कहेंगे कि मैं बार बार चुनाव आयोग पर क्यों आता हूं? क्योंकि चुनाव आयोग का काम है कि निष्पक्ष रहना, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल में पानीपत असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आतनु चक्रवर्ती का जो वीडियो है वो खुद तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है कृणाल घोष, उनकी ओर से ट्विटर पर शेयर किया गया और बताया गया कि कैसे ये अधिकारी खुद बीजेपी के झंडे लगाने का काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो के सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने तुरंत इस आदमी को हटा दिया और कहा कि उन्होंने ये इसलिए किया ताकि वो इंटीग्रिटी, न्यूट्रलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बनाए रखे।
ये तीन चीजों को, ये शब्दों को याद रखिएगा, इंटीग्रिटी, न्यूट्रलिटी और ट्रांसपेरेंसी। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग से क्या एक और सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? हर बार भारतीय जनता पार्टी ही आपके जो अधिकारी है, हर अधिकारी पर आपका कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन हर बार इसका फायदा या हर बार इसका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से ही क्यों मिलता हुआ नजर आता है? क्या यही है वो ओवर कॉन्फिडेंस जिसकी वजह से मूल मुद्दों पर बात ना करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री केरला स्टोरी से लेकर धुरंधर की बात करते हैं लोगों से वोट मांगने के लिए? केरला की बात कर रहे हैं तो केरला में भी तो आपने देखा था, वो वीडियो जो सामने आया था, वो तस्वीर आई थी जहां पर चुनाव आयोग के सर्कुलर पर बीजेपी का थप्पा लगा हुआ था और बाद में चुनाव आयोग ने इसे क्लैरिकल एरर कह दिया। उनकी ओर से कहा गया कि बीजेपी की ओर से एक डॉक्यूमेंट दिया गया था, कुछ जानकारी मांगी गई थी जो उस पर क्योंकि बीजेपी का स्टैम्प लगा हुआ था, वही डॉक्यूमेंट आगे चला गया जिसकी वजह से ये क्लैरिकल एरर हुआ और इसकी वजह से उन्होंने वहां पर कुछ अधिकारियों को भी निकाल दिया। सेम चीज आपने देखा बंगाल में हुआ, वहां पर कुछ अधिकारी को निकाल दिया। लेकिन मेरा सवाल भी सेम है, हर बार भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? स्टैम्प लगता है तो बीजेपी का ही क्यों लगता है? और जब इसे लेकर पत्रकारों की ओर से सवाल पूछा जाता है तब चुनाव आयोग केरल पुलिस के थ्रू इन पत्रकारों को नोटिस देते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की बात करते हैं, उन्हें ट्वीट हटाने की बात करते हैं, लेकिन हर बार फायदा केवल भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक ही पार्टी, एक ही नेता हर जगह पर क्यों नजर आता है? हमने अभी के चुनाव की बात की तो 2024 के आंध्र चुनाव की भी बात कर लेते हैं, फिर हम इम्पीचमेंट के मुद्दे पर आएंगे। आंध्र प्रदेश चुनाव को लेकर सीनियर इकोनॉमिस्ट प्रफुल्ल प्रभाकर की ओर से दिल्ली में अभी 31 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें उनकी ओर से बताया गया कि जब 2024 में आंध्र प्रदेश के लिए वोटिंग हुई तब रात 8 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक का 52 लाख वोट ऐड किए गए हैं और ये जानकारी खुद उन्होंने चुनाव आयोग के जो दस्तावेज उनके वेबसाइट पर मौजूद है उसके अनुसार निकाला। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे 3500 बूथ का इस्तेमाल किया गया था वोट ऐड करने के लिए और 17 लाख वोट जो है वो रात 12 बजे से लेकर सुबह 2 बजे के बीच ऐड किए गए। और जब आप इसके नतीजे को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आंध्र प्रदेश के 175 सीटों में से 164 सीटों पर एनडीए, जिसमें बीजेपी भी एक हिस्सा है, उन्हें जीत मिलती है। और ये केवल प्रफुल्ल प्रभाकर की ओर से नहीं कहा गया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ प्रशांत भूषण और फॉर्मल चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी खुद मौजूद है। सवाल फिर वही है दोस्तों, हर बार भारतीय जनता पार्टी ही क्यों बेनिफिट होती है और क्यों चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विश्वसनीयता पर, उनकी निष्पक्षता को लेकर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? ये तो केवल अभी की बात है। आप मेरे चैनल को देखेंगे तो 2023 से हमने कितनी बार सवाल उठाए हैं, लेकिन इसे लेकर ना केवल कोई जवाब मिलता है, ना कोई बात की जाती है, ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी सामने आती है। और शायद इसी की वजह से चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है, आप देखिए वो कितनी लो है कि अभी मार्च महीने में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था इसी ज्ञानी कुमार की तरफ से, जब उन्होंने आसाम, केरला, पौंडीचेरी, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के इलेक्शन डेट डिक्लेयर करने के लिए जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब पत्रकारों के थ्रू एक के बाद एक ज्ञानेश कुमार से कई सवाल पूछे गए। इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को लेकर, विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवाल को लेकर और तो और कैसे उन्हें इम्पीच किया जाएगा, ऐसे एक के बाद एक कई सवाल पूछे गए, लेकिन कोई सही जवाब ज्ञानेश कुमार की ओर से नहीं मिला। इन वीडियोस को भी आप देखें। तमाम विपक्षी दल जो हैं, अपोजिशन जो हैं, वो आप पे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आप पे आरोप ये लगाते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो उन विपक्षी दलों को आप क्या जवाब देंगे? और आप इकलौते मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिसके खिलाफ लोकसभा राज्यसभा में महाभियोग का नोटिस भी दिया गया है, तो आप जो नोटिस दिया गया उसको लेकर आप क्या जवाब देंगे? मैं उसी को आगे सवाल बढ़ा रहा हूँ जो महाभियोग को लेकर नोटिस दिया गया है संसद में, और ऐसे वक्त में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा भी हो रही है। बंगाल में टीएमसी की तरफ से सवाल ज़्यादा खड़े किए गए हाल के दिनों में, तो ऐसे तमाम विपक्षी दल जिन्होंने नोटिस दिया है उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया में आप खुद कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, तो विपक्ष के लोगों को क्या कहेंगे? सर, लगातार आरोप लगते रहे हैं, चाहे SIR को लेकर के भी ममता बनर्जी भी लगातार प्रोटेस्ट पे बैठी रही और ये कहा जा रहा है कि SIR जो हुआ है उन लोगों का नाम हटा दिए जहां टीएमसी के ज़्यादा वोटर्स थे।
तो किस तरह से ट्रस्ट आप लोग डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि लगातार इस तरह से अपोजिशन की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। और दूसरा है कि चुनाव आयोग को कहा जा रहा है टीएमसी की ओर से कि संवैधानिकता का पालन नहीं किया जा रहा है, असंवैधानिक है, और जब मीटिंग में जाते हैं हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता है। क्या कहें? आपने सुना कितने सवाल पूछे गए ज्ञानेश कुमार को। ये दर्शाता है कि विश्वसनीयता कितनी घटी है। यहाँ पर जब विपक्ष की ओर से उन्हें निकालने की, इम्पीचमेंट की बात सामने आई, तब तो ज्ञानेश कुमार ने उसका जवाब भी नहीं दिया। और ये आपको समझना जरूरी है कि यहाँ पर जो खतरा है वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर, लोगों के बीच चुनाव आयोग की घटती विश्वसनीयता को लेकर है दर्शकों। और शायद इसी की वजह से 193 सांसदों में, जिसमें 130 सांसद लोकसभा से और 63 सांसद राज्यसभा से, उन्होंने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट का नोटिस दिया था। हालांकि इस इम्पीचमेंट को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो स्पीकर है उनकी ओर से रिजेक्ट कर दिया गया, इसे माना नहीं गया। लेकिन विपक्ष का भी ये कहना है कि ये जो ज्ञानेश कुमार है, नरेंद्र मोदी के जो धुरंधर है, नरेंद्र मोदी जिसके थ्रू देश भर में घूम रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं और देश के सबसे पावरफुल नेता बनकर घूम रहे हैं, उसी ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया कि यह पार्टिज्म है और डिस्क्रिमिनेटरी कंडक्ट करते हैं ऑफिस में। यानी आप निपक्ष नहीं है, आप एक तरफा है और आप भेदभाव करते हैं अलग अलग पार्टियों को लेकर। इसके साथ ही साथ इनका ये भी कहना था विपक्ष का कि ज्ञानेश कुमार डेलिब्रेट ऑब्स्ट्रक्शन ला रहे हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ इलेक्टोरल फ्रॉड में। लगातार चुनाव में कैसे धांधली हो रही है उसे लेकर जब विपक्ष की ओर से सवाल पूछा जा रहा है तो जानबूझकर इसके जवाब खोजने में वो मदद नहीं कर रहे हैं और विपक्ष को अड़ा रहे हैं, उन्हें रोक रहे हैं कि वो कहीं पर से भी इसका जवाब ना ला सके। जैसे कि मैंने कहा कि ये इम्पीचमेंट नोटिस दिया गया था लेकिन उसे माना नहीं गया। लेकिन इसे लेकर द वायर में जॉन जे कैनेडी की ओर से एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा गया है जिसमें उन्होंने 2-3 बातें कही है जो बहुत बहुत जरूरी है, जो दर्शाता है कि विपक्ष की ओर से क्यों यहाँ पर नोटिस लाया गया, भले ही वो रिजेक्ट क्यों ना हो गया हो। यहाँ पर जॉन कैनेडी द वायर में लिखा है कि इम्पीचमेंट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो ऐसा नहीं होता कि आपका और मेरा म्यूचुअल डिसएग्रीमेंट हो गया हो और सभी सांसद आते हैं और आपके खिलाफ इम्पीचमेंट लाते हैं। इम्पीचमेंट तब लाया जाता है जब एक ऐसे सिचुएशन पर आ जाते हैं, एक ऐसे पॉइंट पर आ जाते हैं कि आपकी निपक्षता पर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं, आप निपक्ष नहीं रह पाते। ये बात जब सामने आती है और उसके बाद ही विपक्ष की ओर से ऐसे इम्पीचमेंट नोटिस किसी की भी ओर से लाया जाता है। इससे पहले क्यों किसी चुनाव आयोग के जो चीफ अधिकारी है, कमिश्नर है, उनके खिलाफ कभी इम्पीचमेंट क्यों नहीं लाया गया, केवल ज्ञानेश कुमार के खिलाफ क्यों आया? ये बात आपको सोचने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि इम्पीचमेंट नोटिस के बाद आप ये मत देखिए कि उसका आउटकम क्या है, यानी उसे रिजेक्ट कर दिया गया, इसे आप मत देखिए। आपको ये समझना होगा कि वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वो क्यों लाया गया है, जिसकी वजह से कम मैं जैसे आपके साथ इस वीडियो को साझा करते हुए इन तमाम मुद्दों पर बात कर रहा हूँ, ऐसे ही देश भर में इस पर बात हो, इसलिए भी ऐसे नोटिस को लाया जाता है। आप केवल क्लेरिकल एरर कहते हुए अपने थप्पे वाली बात को हटा देंगे या फिर आप किसी अधिकारी को हटा देंगे जिसका वीडियो सामने आता है कि वो बीजेपी के झंडे लगा रहा है। ऐसी कई वीडियो या पत्र सामने आए होंगे, ऐसी कई जगहों पर छुप छुप कर मदद की जा रही होगी, उसका क्या? और दर्शकों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जनता का भरोसा चुनाव आयोग के ऊपर से निकल जाता है तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। इससे फायदा या धुरंधर से फायदा उनके नेता नरेंद्र मोदी को हो सकता है, जो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और हर जगह पे केरला स्टोरी, धुरंधर जैसी फिल्मों की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो हमारे देश का है, लोकतंत्र का है। इम्पीचमेंट का काम है कि आपसे अकाउंटेबिलिटी मांगना, आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या गलत नहीं किया है, जो आरोप लग रहे हैं वो सही है या नहीं। लेकिन अब फिलहाल ऐसा लगता है कि अकाउंटेबिलिटी ये शब्द जो है इसका चुनाव आयोग से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उससे अकाउंटेबल माने या नहीं माने, और इसी के चलते आप पाएंगे कि चुनाव आयोग चुपचाप यहाँ पर अपना काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी का धुरंधर बनकर घूम रहा है, किसी का सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने सवाल पूछना छोड़ दिया है
और जब तक ऐसे ऐसे मुद्दे सामने आते रहेंगे, ऐसे ऐसे घोटाले विपक्ष की ओर से निकाले जाते रहेंगे, राहुल गांधी की ओर से वोट चोरी पर बातचीत की जाती रहेगी, कभी इसे क्लैरिकल एरर कह दिया जाएगा, कभी सीसीटीवी फुटेज मिटा दिया जाएगा, कहा जाएगा कि 45 दिन से ज्यादा हम रखते नहीं है, माँ बहनों की बातें की जाएगी कि उनकी इज्जत को बचाए रखने के लिए हम सीसीटीवी फुटेज को नहीं रखते हैं, फिर कभी जब उनके अधिकारी पकड़े जाएंगे तो उन्हें निकाला जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारियों को ये समझना पड़ेगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार भी आपसे आपकी निष्पक्षता पर सवाल पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि आपने अपना ट्रस्ट इस देश की जनता में खो दिया है। आप किसी एक नेता के धुरंधर हो सकते हैं, इस देश के लिए आप एक खतरनाक इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं और इसलिए इम्पीचमेंट नोटिस को लाया गया था दर्शकों, भले ही उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया हो। परकला प्रभाकर की ओर से, प्रशांत भूषण की ओर से, एसवाई कुरैशी की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, इससे पहले जितनी बातें कही गई, राहुल गांधी की ओर से जो बातें कही गई, उसे कम से कम ये तो साफ मान लिया जाएगा कि मैच फिक्सिंग बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है और इसीलिए कोई वेल ऑयल्ड मशीन नहीं, एक अच्छे मैच फिक्सिंग का वजह से देश के बड़े पैमाने पर एक ही तरह के नतीजे आपको देखने मिलते हैं। लेकिन क्या ये हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है? ये सोचिएगा जरूर, ये वाकई धुरंधर है या फिर इससे देश को नुकसान हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरी कोशिश यहाँ पर यह है जो भी मुद्दे हैं उसे आपको समझाऊं, इम्पीचमेंट क्यों लाया गया, कैसे ये पार्टी के धुरंधर बने हैं और इसीलिए उनकी ओर से अलग अलग केरला स्टोरी से लेकर कश्मीर फाइल्स की बात की जाती है, मूल मुद्दों पर बातचीत नहीं की जाती। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है अगर लोगों के पास रोजगार नहीं है या नहीं है, लोग नाराज हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आउटकम जब आप संभाल सकते हैं तो फिर लोग क्या सोचते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। क्या ये बात आपको मंजूर है? जरूर बताइएगा। मेरा नाम है मलिक फरीदी, आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करें और आपने मेरे इस चैनल खबरें एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। हम आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया दोस्तों।